ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 3 में क्या है कि हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया है। उस एक्स वाई प्लेन पर हमने क्या किया है कि एक पहले तो tan x का कर्व ड्रॉ किया, मतलब एक ही एक्स वाई प्लेन पे tan x और tan इनवर्स x दोनों का कर्व ड्रॉ किया। तो ये जो तुम्हें कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व, ये किसका कर्व है? tan x का कर्व है। और ये जो कर्व दिख रहा है ना तुम्हें, ये किसका कर्व है? tan इनवर्स x का कर्व है। ठीक है, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन को मिरर इमेज मान लो। अब y इज इक्वल टू एक्स में अगर तुम tan x का कर्व देखोगे तो तुम्हें किसका कर्व दिखेगा? tan इनवर्स x का। और अगर तुम tan इनवर्स x का कर्व देखोगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो किसका कर्व मिलेगा हमें? tan x का। ठीक है, tan इनवर्स x और tan x दोनों किस पॉइंट पर? सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो किसके इक्वल है? 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर तुम tan x के कर्व को देखो, अगर तुम x को π/2 की ओर, π/2 के क्लोज ले जाओ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो y कहां जा रहा है? पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर। तो tan इनवर्स x में ही x और y अपने रोल को चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जब x, tan इनवर्स की बात कर रहा हूं, जब x पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जाएगा तो y tan इनवर्स x में कहां जाएगा? π/2 के क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाओ फिर tan x के कर्व में। जब x माइनस π/2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो y किसे अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी को। तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो फिर y किसे अप्रोच करेगा? माइनस π/2 की ओर। देखो y जा रहा है माइनस π/2 की ओर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से जाने का मतलब कि जो y होगा, मीन्स जो tan इनवर्स x होगा, वो माइनस π/2 के क्लोज तो जा रहा है, बट हमेशा उससे बड़ा है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? यहां तक नोट नंबर 3 हो गया ये। अब ये क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ ऑफ tan x एंड tan इनवर्स x ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन। वही बात है, tan x और tan इनवर्स x का ग्राफ दे रखा है सेम एक्स वाई प्लेन पर। नोट नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स x tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो ऑलरेडी पता है कि tan इनवर्स x, यहाँ पे ग्राफ से ही पता चल रहा है कि tan इनवर्स x और tan x हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई ग्राफ में कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं दिख रहा है, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं है। तो tan इनवर्स x और tan x हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ये ऑलरेडी बता रखा है, ए पीरियोडिक। ए और पीरियोडिक अलग अलग नहीं है, ए पीरियोडिक है। ए पीरियोडिक का मतलब होता है नॉन पीरियोडिक। तो tan इनवर्स x हमारा एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। उसके बाद क्या बोल रहा है? tan इनवर्स x इज अ बाउंडेड फंक्शन। tan इनवर्स x क्या हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है। फंक्शन कब बाउंड होता है? जब तुम कोई दो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके फंक्शन के कर्व को बाउंड कर दो, मतलब कि अब इस दो लाइन से ऊपर कर्व नहीं जाएगा, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन। तो तुम ऐसे देखो, tan इनवर्स x में अगर मैंने y इज इक्वल टू π/2 लाइन लिया और ये y इज इक्वल टू माइनस π/2 लाइन लिया, तो इस y इज इक्वल टू π/2 से कर्व tan इनवर्स x का ऊपर नहीं जा सकता है और माइनस π/2 से नीचे नहीं जा सकता है। तो tan इनवर्स x क्या हो गया हमारा? एक बाउंडेड फंक्शन हो गया। बट ये जो tan x फंक्शन है ना, ये बाउंडेड नहीं है। बिकॉज तुम देखो, कोई भी लाइन कितना भी ऊपर जाके y एक्सिस पे बना दो, उसका जो कर्व है उससे ऊपर चला जाएगा। कोई भी लाइन कितना भी नीचे जाके तुम x एक्सिस के पैरेलल बना दो, tan x का कर्व उससे नीचे चला जाएगा। सो tan x जो है हमारा ना, एक बाउंडेड फंक्शन नहीं है, बट tan इनवर्स x एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे n होगा, n ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। हमें पता है ना कि tan इनवर्स ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो हम उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं, और f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। तो tan इनवर्स x या tan इनवर्स फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या है, देख लो। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहली बात, tan इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स माइनस √3 का क्या होगा? मतलब कि tan इनवर्स माइनस √3 एक एंगल है। कैसा एंगल है? एक ऐसा एंगल थीटा है जिस पर tan फंक्शन का वैल्यू माइनस √3 के इक्वल है। और वो थीटा का रेंज क्या है? वो थीटा का रेंज माइनस π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है,
तो यही बात को यहां बोला जा रहा है, वी नो डैट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, x है, ठीक है। तो यहां x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ये जो tan इनवर्स x है ये एक एंगल थीटा है, किस रेंज में, -π/2 से π/2 के बीच में। रिप्रेजेंट एन एंगल इन -π/2 टू π/2 हुज टेंजेंट इज x, हुज टेंजेंट इज x। मतलब क्या बोला जाए, अगर मैं बोल के तुम्हें tan इनवर्स x दिखा के पूछूं ये क्या है, तो तुम बोलोगे कि tan इनवर्स x जो है एक एंगल है, और उस एंगल का रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। एक एंगल थीटा है जिस पर हम tan फंक्शन ले ले तो x आ जाएगा, और x का रेंज क्या, ऑल रियल नंबर, बिकॉज tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, tan इनवर्स -√3, वही बात, एन एंगल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 सच दैट tan ऑफ थीटा इज -√3। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स -√3 को थीटा बोल दिया, तो tan थीटा हो गया -√3। इस √3 को देख के हमने लिख दिया tan π/3। फिर हमें पता है tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो ये माइनस अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया, tan ऑफ -π/3। तो यहां से देख लो, यहां से और यहां से देख लो, tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -π/3। और थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स -√3 के। तो tan इनवर्स -√3 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, -π/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना है, तो कोई बात नहीं, tan इनवर्स 1 को हमने थीटा मान लिया, तो tan थीटा 1 हो गया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। अब ये π/4 का तो रेंज है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, π/4 तो 45 डिग्री है, तो ये तो लाई कर रहा है ना -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहां से हमें क्या मिला, ये tan कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, π/4। और थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1 के इक्वल है, तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल हो गया, π/4 के, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 निकालो। तो कुछ नहीं है, पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको मैंने क्या लिखा, -sin π/2, फिर sin π/2 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स -1। अभी मैंने क्या बोला, एक तो tan इनवर्स -1 का वैल्यू तो -π/4 होगा, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ये तो एक ऐसे निकाल लो, ये तो ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी देख लो, tan इनवर्स -1 को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि tan थीटा किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। -1 को देख के हमने लिखा tan π/4। फिर हमें क्या पता है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा, सॉरी, tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो ये हो गया -π/4। इसको देख के tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan -π/4 के, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, -π/4 के, और थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स -1। तो एक तो ऐसे प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है कि हमने क्या बोला कि tan जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इसके आर्गुमेंट से ना इस माइनस को बाहर निकाल सकते हो, tan के आर्गुमेंट से। तो माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, -tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का हमने वैल्यू अभी निकाल रखा π/4, तो ये -π/4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है फोर्थ में, cos ऑफ 3π/2 का वैल्यू निकालो, सॉरी, tan इनवर्स cos 3π/2 का वैल्यू निकालो। तो हमें पता है क्या है कि जो कॉट होता है, जो हमारा कॉट फंक्शन है, वो क्या हमारा कॉट फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, 0 होता है। तो cos 3π/2 का वैल्यू क्या होगा, cos 3π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या हो गया, cos 3π/2 का 0, तो tan इनवर्स 0 इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे का हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम ऐसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। फिर cos का आर्गुमेंट क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2। फिर sin इनवर्स का आर्गुमेंट क्या, 1/2, ठीक है। तो 1 by 1 हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले sin इनवर्स 1/2 क्या होगा, ये होगा 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6। तो हमें क्या मिल गया, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, तो ये क्या हो जाएगा, π/3। तो cos π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1/2, तो ये 1/2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स 1 आ गया जो कि π/4 हो गया, ठीक है। फिर cot का आर्गुमेंट क्या है, ये पूरा है, sin इनवर्स cos tan इनवर्स 1। फिर cos का आर्गुमेंट क्या है,
tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 1 का आर्गुमेंट क्या 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे tan इनवर्स 1 का वैल्यू डाला, ये किसके इक्वल है, π/4 के। तो हमें क्या मिल गया, cot ऑफ sin इनवर्स cos π/4। cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो इसकी जगह हमने 1/√2 डाला, तो साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या हो गया 1/√2। फिर हमें पता है साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, तो ये क्या हो गया, कॉट का आर्गुमेंट क्या हो गया π/4, और कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉट π/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, विच इज ग्रेटर tan ऑफ 1 और tan इनवर्स 1, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। वी नो डैट, हमें पहले पता है कि tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के होता है ना, एंड 1 जो होगा वो π/4 से ग्रेटर होता है। क्यों होता है, बिकॉज π/2 किसके इक्वल होता है, π/2 इक्वल होता है 1.5 समथिंग, तो 1.5 को अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, π/4 इज लेस देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन π/4। तो यहां पे हमने क्या बोला, 1 इज ग्रेटर देन π/4। अब इस पे हमने टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो हमने क्या बोल दिया, tan 1 इज ग्रेटर देन tan π/4, ठीक है। तो tan 1 इज ग्रेटर देन tan π/4, रीजन क्या है इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होने का, कि tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो tan 1 जो है 1 से बड़ा है, और 1 जो है वो क्या हमारा π/4 से बड़ा है, तो इसका मतलब tan 1 π/4 से बड़ा है। तो यहां से क्या हो गया, tan 1 इज ग्रेटर देन π/4। अब π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1, तो इसको क्या हो गया, tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। तो बोल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, तो tan 1 ग्रेटर है किससे, tan इनवर्स 1 से, ठीक है। ये भी बात आ गई समझ में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n का मिनिमम वैल्यू निकालो फॉर विच tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन π/4 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मिनिमम वैल्यू निकालो सच दैट tan इनवर्स, ये गिवन है, ये हमारा गिवन है, और बोल रहा है कि n का मिनिमम वैल्यू निकालो। तो जो गिवन है उसी को यूज करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन π/4, ठीक है। और π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। तो यहां से हमें क्या मिला, tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 बिकॉज π/4 इज tan इनवर्स 1। तो यहां हमें मिल गया tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। अब इस इनइक्वालिटी पे हमने tan फंक्शन अप्लाई कर दिया, और हमें पता है कि tan फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो इस पे देखो tan फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होके n अपॉन पाई आ गया, ये tan और ये tan कैंसिल होके 1 हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यही रीजन है। ये दोनों कैंसिल होने का ये रीजन है, ये तो ऑलरेडी कई बार हजारों बार बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन 1, तो n इज ग्रेटर देन पाई। तो पाई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है 3.14, और n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो 3.14 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर, पहला ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 6। तो n का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा 4, 5, 6, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, बट उसमें से हमें सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 4, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4। तो मिनिमम वैल्यू ही तुमसे पूछ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, वो किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों क्या हमारे पास इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन का इनवर्स निकालना है। फिर वही बात, फिर वही स्टोरी है। सबसे पहले क्या है, वही बात जो हमने साइन के साथ किया, कॉस के साथ किया, फिर हमने किसके साथ किया, tan के साथ किया। सबसे पहले कोसेकेंट एक्स फंक्शन जो है ना, वो एक मेनी वन इंटो फंक्शन है अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में। क्या हमारा मेनी वन इंटो फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोडोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर देंगे। कोडोमेन क्या होता है, कॉसेक एक्स फंक्शन का कोडोमेन नहीं, रेंज क्या होता है -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी। तो रेंज को तो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कोडोमेन को रिप्लेस कर दिया रेंज से, तो फंक्शन क्या हो गया ऑनटो।
अब हमें क्या करना होगा, cosec x फंक्शन के डोमेन को उस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना होगा जिस इंटरवल में वो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। तो तुम ऐसे देखो, सबसे पहले हमारा फंक्शन जो cosec x फंक्शन डिफाइन करेंगे उसका डोमेन क्या होता है। डोमेन में क्या करेंगे, हम ऑल रियल नंबर से उस x को हटा देंगे जहां sin x 0 हो रहा है। क्यों? बिकॉज cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल x सच दैट sin x इज इक्वल टू 0। sin x कहां 0 होता है, n पाई पे। तो ऑल रियल नंबर से अगर हमने n पाई हटा दिया तो वो क्या मिल गया हमें, cosec x का डोमेन मिल गया। ठीक है, और कोडोमेन को ऑल रियल नंबर लेते हैं, जो नेचुरल कोडोमेन होता है वो तो ऑल रियल नंबर होता है। और फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cosec x। cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। ठीक है, अब ये देखो फंक्शन का डोमेन डिफाइंड है, ये फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब तुम ऐसे देखो कि अगर हमने फंक्शन के कोडोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया, कोडोमेन की रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ फंक्शन जिसको हमने cosec x फंक्शन बोला है, ये क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये होता है ना रेंज। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऑल रियल नंबर से -1 to 1 हटा देंगे, ये भी होता है इसका रेंज। ठीक है, अगर हमने cosec x फंक्शन के कोडोमेन को इस रेंज से रिप्लेस कर दिया तब तो फंक्शन हो गया ऑन टू। अब आई बारी डोमेन की, तो तुम ऐसे देखो, अगर ना तुमने डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया, एक्सक्लूडिंग 0 तो हटाना पड़ेगा बिकॉज 0 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो अगर तुमने डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया तो फंक्शन क्या हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो इस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाओ तो देखो -π/2 के आगे जाओ, देखो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। और यहां से 0 पे तो डिफाइन नहीं है, 0 से π/2 के बीच में देखो फिर अगेन ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो -π/2 से π/2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0 फंक्शन जो है ना हमारा cosec x फंक्शन, वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 है, तो इसका ये मतलब हुआ। और इस इंटरवल में भी देखो -π/2 से π/2 के इंटरवल में जो cosec x फंक्शन है वो अपने रेंज के हर पॉसिबल वैल्यूज को भी ले रहा है। देखो यहाँ -π/2 पे -1 है, तो -π/2 से 0 के बीच में ये -1 से इन्फिनिटी के बीच में भाई, और फिर π/2 पे 1 है, और 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव इन्फिनिटी से 1 के बीच में। तो अगर हमने अपने cosec x फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम -π/2 टू π/2 इंक्लूडिंग -π/2 इंक्लूडिंग π/2 एक्सक्लूडिंग 0, तो जो हमारा फंक्शन है ना वो उसका रेंज क्या हो जाएगा, वो रेंज के हर एक पॉइंट को ले रहा है। ये है ना रेंज के हर एक पॉइंट को भी ले रहा है, और साथ में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 भी है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, तो एक तो ये इंटरवल हो गया फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। दूसरा अगर इंटरवल तुम्हें समझ में आ रहा है तो π/2 से 3π/2 भी ले सकते हो एक्सक्लूडिंग पाई को हटा के। तो भी देखो सबसे पहले फंक्शन इस इंटरवल में रेंज के हर एक वैल्यू को ले रहा है। दूसरी बात है क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां से पाई के क्लोज जाओगे फंक्शन क्या होगा, π/2 पे 1, और जैसे जैसे पाई के क्लोज जाओगे फंक्शन चला जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, इंक्रीज कर रहा है। पाई पे तो नॉट डिफाइंड है, पाई से अगर तुम 3π/2 की ओर जाओगे तो फंक्शन -∞ से बढ़ के कहां तक आ रहा है, 1 पर, और एग्जैक्टली 3π/2 पे आके, सॉरी 1 नहीं -1 पे, एग्जैक्टली 3π/2 पे आके क्या हो गया, -1। तो अगर हम लोग इंटरवल को π/2 से 3π/2 के बीच में भी लेते हैं एक्सक्लूडिंग पाई, तो भी हमारा फंक्शन क्या है, 1 है, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये भी रेंज अगर डोमेन का इंटरवल लेंगे ना तो भी काम कर जाएगा। 3π/2 से 5π/2 लेंगे, अगेन फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो भी काम कर जाएगा। अगर हम लोग रेंज को -3π/2 टू -π/2 लें तो हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो भी काम कर जाएगा। बट कोई एक ना एक इंटरवल तो हमें लेना पड़ेगा, तो हम कौन सा इंटरवल लेंगे, हम लेंगे -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। अब क्यों लेंगे ये ऑलरेडी कई बार बता रखा है। एक तो कोई एक लेना हमें, तो हमने ले लिया। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी आसान हो जाता है। देखो साइन का भी हमने क्या लिया था, -π/2 टू π/2 लिया था ना, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 लिया था। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, तो उसके भी डोमेन को हमने क्या ले लिया, -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0 तो मजबूरी हटाना होगा, बिकॉज 0 पे तो कॉसेक डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर 0 पे कॉसेक नहीं डिफाइंड है तो उसका इनवर्स भी डिफाइंड नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो हमने जब भी अगर cosec x फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे तो चाहे वो गिवन हो क्वेश्चन में चाहे नहीं गिवन हो, प्रिंसिपल डोमेन हमारा -π/2 to π/2 ही होगा, एक्सक्लूडिंग 0। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको नहीं लेंगे, π/2 to 3π/2 नहीं लेंगे, 3π/2 to 5π/2 नहीं लेंगे, 3π/2 से लेके 5π/2 तक भी फंक्शन बाइजेक्टिव बट नहीं लेंगे। अगर हम -3π/2 to -π/2 ले तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव है बट नहीं लेंगे। अगर -5π/2 to -3π/2 ले तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव बट फिर भी हम नहीं लेंगे। हम तो cosec इनवर्स x के प्रिंसिपल डोमेन को क्या बोलेंगे, फ्रॉम -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0। ये आगे बात समझ में। ये ग्राफ दे रखा है cosec x का, और x क्या होगा, cosec x की बात कर रहे हैं तो x क्या हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, ठीक है। Clearly from the graph y is equal to cosec x is a many one into function in its natural domain and codomain। अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में जो cosec x है वो हमारा एक मेनी वन इंटो फंक्शन है। नाउ कंसीडर, फिर वही बात जो मैंने इतनी स्टोरी सुनाई ना, वही स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। -3π/2 से लेके -π/2 ले लो, -3π/2 से -π लिया, -π को हटा दिया इसीलिए ओपन लगा दिया, फिर -π से -π/2 ले लो। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, 1 1 है, और ये क्या हमारा रेंज है। तो इस पे फंक्शन, इस इंटरवल डोमेन के इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू cos x इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब अगर -5π/2 से तुम जाओ -3π, -3π लिया है, -5π/2 से, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ये हमारा -2π है, दिस इज नॉट -2π, ठीक है, ठीक है, -5π/2। तो यहां से अगर हमने -5π/2 से -2π तक गए, -2π को छोड़ना होगा, फिर -2π से -3π/2 तक गए, तो भी फंक्शन क्या हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगेन फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये तो हमारा रेंज दे रखा है cosec x का, तो इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इस इंटरवल में आ जाए, ये तो हमारा प्रिंसिपली डोमेन है, इसमें भी बाइजेक्टिव है। π/2 से 3π/2 ले लो एक्सक्लूडिंग π, तो भी बाइजेक्टिव है। 3π/2 से 5π/2 ले लो एक्सक्लूडिंग 2π, तो भी बाइजेक्टिव है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में तुम इसको ऐसे देखो, तुम कोई भी एक इंटरवल उठा लो, जैसे मान लो कि तुमने ले लिया एक इंटरवल ले लिया π/2 से लेके 3π/2, कोई भी एक इंटरवल ले लो, ये इंटरवल ले लिया, जैसे हमने ले लिया π/2 से लेके 3π/2। इसके बीच में हमें क्या करना होगा, पाई को हटाना होगा। इस इंटरवल पे क्या हमारा मतलब डोमेन के cosec x के अगर डोमेन को हम इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करें तो वो हो जाएगा 1 1, और अगर उसके कोडोमेन को हमने रेंज से रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा ऑन्टो, तो फंक्शन बन जाएगा बाइजेक्टिव। तो इस इंटरवल में भी बाइजेक्टिव है। इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करें, ऐसे हम ऐड कर दें, nπ ऐड कर दें, सिर्फ दोनों इंटरवल के दोनों π/2 और 3π/2 में nπ ऐड कर दें, nπ + 3π/2 ऐसे बोल दें। और यहां पे हम क्या लिखे, इसको लिखे n + 1 × π। अगर हम ऐसे लिख लें, अब ये इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे, यहां से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स मिलने लगेगा। मान लो कि अगर तुमने n का वैल्यू 1 लिया, पुट n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू हमने 1 की जगह मान लो -1 ले लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा, -π + π/2 -π/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -π + 3π/2 π/2, और n का वैल्यू -1 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। देख लो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो प्रिंसिपल डोमेन है वो आ गया। अगर हमने n का वैल्यू 1 ले लिया, इसमें डालो n का वैल्यू 1, तो 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, π + 3π/2, और यहां 1 डालोगे तो 5π/2, और यहां 1 डालोगे तो 2π, 2π तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो देख लो 3π/2 से 5π/2 हो गया, 3π/2 से 5π/2 हो गया 2π, ये वाला इंटरवल आ गया। तो n के इस, अगर मैंने ऐसे इंटरवल लिया ना, तो n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट ये इंटरवल मिलने लगेगा।
तो ये क्या लिखा है, ये एक इनफाइनाइट इंटरवल लिखा है। इस इनफाइनाइट इंटरवल में कॉसेक एक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इस इनफाइनाइट इंटरवल में हमने कौन सा इंटरवल लिया, ये इंटरवल लिया, और इसी को हमने बोल दिया प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स बोल दिया, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स बोल दिया, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स, इसी को हमने लिया। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन है ना, -π/2, इसमें n पाई इसमें ऐड कर दो, ये π/2 है, इसमें +n पाई ऐड कर दो। ठीक है, और यहां क्या लिख लो, -0 डालने पर आना चाहिए 2n+1 इंटू π/2। अगर ऐसे लेते हैं ना, अगर हमने n का वैल्यू 0 डाला, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, 2n-1, n के वैल्यू 0 के लिए, इसके लिए हमें अगर बैलेंस करना है तो n = 0 पे क्या होना चाहिए, यहाँ ये 0 होना चाहिए। n 0 डालेंगे तो -π/2 to π/2 होगा। तो n का वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो उसके लिए इसको तुम ऐसे देख लो, यहां पे थोड़ा हमें एडजस्ट करना होगा, n का वैल्यू 0। एक तो हम ऐसे भी कर सकते, बता रहा हूं, दूसरा मैं जनरल इंटरवल है उसको लिख रहा हूं। अगर तुमने n का वैल्यू ले लिया, यहां पे आना चाहिए हमें 0, तो तुम इसको ऐसे देख लो, यहां पे अगर n का वैल्यू 0 डालते तो -π/2 to π/2 हो जाता है। और यहां पे इसको एडजस्ट करने के लिए अगर तुमने n का वैल्यू 0 लिया तो ये आना चाहिए 0, तो n का वैल्यू 0, तो यहां पे भी होना चाहिए 0। तो तुम इसको ऐसे लिख लो, इसके लिए तुम 2n पाई, हाँ ठीक है 2n पाई लिख लो, यहां पे ना पाई लिख लो, इसको हटा दो, सीधे 2n पाई लिख लो। अगर n का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या होगा बताओ, अब एक बार चेक कर लेते हैं। अगर n का वैल्यू 0 डालते तो यहां से क्या मिलेगा हमें, -π/2 to π/2 -0। अगर n का वैल्यू 1 डालते तो 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, π/2, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो -π/2 + पाई, तो ये हो गया π/2, और यहां अगर 1 डालते तो ये होगा 3π/2, और ये क्या हमारा 2n पाई, तो n का वैल्यू 1 डालते तो -n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई। देखो आ गया, 3π/2 से 1 डालेंगे तो π/2 से 3π/2, देख लो π/2 से, तो यहां पे 2n पाई लिख लो, फिर इसको अब आ जा रहा है, देखो इसको फिर एक बार मैं बताता हूं। देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो देखो, प्रिंसिपल डोमेन क्या हमारा, -π/2 to π/2 -0। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने ऐसे कर लिया, -π/2, इसमें n पाई ऐड कर दिया, और यहाँ पे π/2, इसमें भी n पाई ऐड कर दिया, और इसको मैंने n पाई कर दिया। अब ये फिर इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने पुट n = 1 किया तो क्या हो जाएगा, पाई -π/2 π/2, यहाँ पे क्या, तो ये हो जाएगा 3π/2, n का वैल्यू 1 डाला है तो ये हो जाएगा -पाई। देख लो एक ही इंटरवल आ गया, π/2 to 3π/2, ये क्या हो गया, एक्सक्लूडिंग पाई। अगर हमने पुट n = -1, इसका कोई -1 तो क्या हो गया, -π/2 पाई, ये π/2 पाई, ये हो गया -पाई, n का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, -3π/2 से लेके -π/2 एक्सक्लूडिंग -पाई। देख लो, -3π/2 से -π/2 आ रहा है एक्सक्लूडिंग -पाई। तो ऐसे भी तुम इनफाइनाइट इंटरवल लिख सकते हो, ये भी कहने का मतलब है तुम ऐसे भी इनफाइनाइट इंटरवल लिख सकते हो।
ठीक है। इन सारे इन्फिनाइट इंटरवल में जो हमारा tan इनवर्स फंक्शन है वो क्या हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये बात आ रही होगी समझ में। तो यही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है -π/2 nπ। अब अच्छा, इसने क्या किया, जैसे मैंने अलग से कर दिया ना यहाँ पे, इसमें -π/2 में nπ ऐड किया, ये वाला लिया है, ये लिया। इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस इनफिनाइट इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाले टेंशन से हट जाओ, इसको लिख दो -π/2 से nπ, बीच में nπ को छोड़ दो, यूनियन π/2 से, ठीक है, nπ से लेके यहाँ पे π/2 नहीं होगा, nπ छोड़ना है ना, दिस इज nπ से लेके π/2 प्लस nπ। ये बच्चों ये ओपन है, ये कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो π/2 प्लस nπ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इनफिनाइट इंटरवल है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला है एक्चुअली f हमारा जो फंक्शन है ना, -π/2 से nπ और कॉमा nπ यूनियन, ये nπ को छोड़ दिया से लेके दिस, ये भी डिफाइंड बाय cos x इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा एक इनफिनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इनफिनाइट इंटरवल में हमने कौन सा इंटरवल लिया, -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, यहां पे वही बोला जा रहा है, बट -π/2 0 छोड़ दिया, -π/2 से π/2 लिया हमने एक्सक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डोमेन फॉर विच cos x इज इन्वर्टेबल। इसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे जिसपे cos x क्या होगा, हमारा इंटरवल हो, ये इन्वर्टेबल होगा। तो हमने फंक्शन ले लिया -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2 ले लिया। ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमने cos x के कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमने क्या डिफाइन किया, fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x फॉर ऑल x। ये x कहां से आएगा, इस डोमेन से आएगा, फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जब इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स में क्या होता है, जो f फंक्शन का डोमेन कोडोमेन हो जाएगा और जो f फंक्शन का कोडोमेन डोमेन बन जाएगा। f फंक्शन का ये डोमेन है ना, ये f इनवर्स का कोडोमेन बन गया, और f फंक्शन का जो कोडोमेन है f इनवर्स का डोमेन बन गया। तो अब अगर मैं बोलूं कि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1 to 1। अब cos इनवर्स x फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, जो cos x फंक्शन का डोमेन है वो क्या है, -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0, डिफाइंड बाई f इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये भी ऑलरेडी बता रखा है कि अगर हमारा f बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब ये बात तो कई बार बताया जा चुकी है कि cos इनवर्स cos थीटा थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, ये थीटा कहां से आएगा, cos x के प्रिंसिपल डोमेन से, और cos x का प्रिंसिपल डोमेन क्या है, फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। अब ये cos ऑफ cos इनवर्स x किसके इक्वल होगा, x के, और ये x कहां से आएगा, cos इनवर्स x के डोमेन से, और cos इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, ग्राफ ऑफ cosec थीटा एंड cosec इनवर्स एक्स इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन। cosec थीटा का ग्राफ और cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो cosec थीटा, अब प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे तो हमारा -π/2 टू π/2 है एक्सक्लूडिंग 0। तो -π/2 से पहले के ग्राफ को और π/2 के आगे के ग्राफ को हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसी का इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालना है, इसका क्या मतलब है कि लाइन y इज इक्वल टू x पे मिरर इमेज ले लो। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि 0 पर cos फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या है, 0 पर नॉट डिफाइंड है, 0 पर नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि cosec इनवर्स x भी जो होगा वो 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। cosec इनवर्स जो है ना हमारा फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात क्या है कि cosec इनवर्स cosec x फंक्शन का वैल्यू π/2 पर 1 है, तो cosec इनवर्स का वैल्यू 1 पर π/2 होगा। देख लो 1 पर π/2 है। फिर cosec x फंक्शन का वैल्यू -π/2 पर -1 है,
सॉरी कॉसेक इनवर्स बोल रहा हूं, कॉसेक फंक्शन का वैल्यू -π/2 पे -1 है, तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन का वैल्यू -1 पर -π/2 होगा, वो देख लो। आ रही बात समझ में? ये लाइन हमारा क्या है, ये लाइन हमारा x इज इक्वल टू π/2 है, ये लाइन क्या हमारा x इज इक्वल टू -π/2। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम कॉसेक थीटा के कर्व में क्या देख रहे हैं कि अगर हम थीटा को जीरो के क्लोज ले जाए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो y पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करने लगेगा। इसका जस्ट रिवर्स काम किस में होगा, यहां जो x का काम कर रहा है यहां y का काम करेगा, यहां जो y का काम कर रहा है यहां x का काम करेगा। x को जीरो की ओर ले जा रहे हैं तो y पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है, तो यहां पे अगर हम x को पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर ले जाएं तो y जीरो को अप्रोच करने लगेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब कि हमेशा जीरो से बड़ा होगा बट जीरो के क्लोज जाएगा। फिर अगर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम x को जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो y माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, तो यहां पे x को कर रहे हैं हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड से, तो y माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। तो यहां पे अगर x माइनस इंफिनिटी को जाएगा, देख लो x अगर माइनस इंफिनिटी को जा रहा है तो फिर y किसकी ओर जाएगा, y हमारा किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर। कहां से जीरो की ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या है कि y जीरो के क्लोज तो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब है कि y कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा बट जीरो से हमेशा स्मॉलर होगा। तो ये ग्राफ बन गया। अब देख लो यहां y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है, तो यहां x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है, ठीक है। यहां पे π/2 पे 1 वैल्यू है तो 1 पे π/2 है, यहां पे -π/2 पे -1 है तो -1 पे -π/2 है। ये ग्राफ हो गया किसका, कॉसेक इनवर्स x का, और ये ग्राफ हो गया कॉसेक थीटा। अब देखो मैंने कई बार बोल रखा है थीटा की जगह x बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा को x बोल दिया तो प्रॉपर्टी थोड़े ना चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये कॉसेक x फंक्शन का कर्व है प्रिंसिपल डोमेन में, और ये कॉसेक इनवर्स x का कर्व है। ये बात आ रही समझ में होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो